Zero Academy। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। और आज हम देखेंगे संविधान संशोधन को। तो संविधान संशोधन के बारे में बहुत कम चैनलों में मिलता है। संविधान अगर आपको बेसिक पढ़ना है, संविधान के जो बेसिक आर्टिकल है कि संविधान में कितने आर्टिकल है, कितने भाग है, कितने अनुच्छेद हैं, तो इन सब से रिलेटेड और उन ट्रिकों को मतलब उन अनुच्छेदों को याद करने के लिए जो ट्रिक हैं वो बहुत सारे चैनल में मिल जाएगा। ठीक है, जनरली ये होता है कि संविधान संशोधन के जो टॉपिक हैं वो केवल उसमें इतना बताया जाता है कि किस संविधान संशोधन में क्या हुआ था, लेकिन उसके पीछे रीज़न क्या था, वो संविधान संशोधन हुआ तो क्यों हुआ, ये सब कम बताया जाता है। तो हम ये कोशिश करेंगे कि हम इस सीरीज़ में, संविधान संशोधन के इस सीरीज में उन बैकग्राउंड को बताएं, उन पृष्ठभूमियों को बताएं कि ये संविधान संशोधन या पहला संविधान संशोधन, 7वां संविधान संशोधन हुआ तो क्यों हुआ, उसके पीछे क्या कारण थे। तो संविधान संशोधन शुरू करते हैं। तो संविधान संशोधन को जानने से पहले ये जानना जरूरी होता है कि संविधान होता क्या है। तो संविधान जो है दो शब्दों से मिलकर बना है, संविधान, सम प्लस विधान, मतलब सबके लिए एक जैसा विधान या सबके लिए एक जैसा कानून। ठीक है, अगर तकनीकी रूप में संविधान को देखा जाए तो संविधान एक लिखित दस्तावेज होता है। संविधान एक लिखित दस्तावेज या आधार बेस है जिसमें क्या होता है कि नियम, उपनियम, विधियां इत्यादि का उल्लेख होता है और इन विधियों के हिसाब से ही किसी देश, राज्य या संस्था, वो एक संस्था भी हो सकता है, संस्था का शासन चलाया जाता है या संस्था के शासन का प्रबंधन या क्रियान्वयन किया जाता है। तो संविधान क्या होता है ये समझ में आ गया। संविधान क्या होता है, एक लिखित दस्तावेज या एक आधार है जिसके हिसाब से ही किसी देश, राज्य या संस्था का शासन चलाया जाएगा। और भारत में भी भारत का शासन चलाने के लिए एक संविधान बनाया गया था। यह संविधान किसके द्वारा बनाया गया था, संविधान निर्मात्री सभा के द्वारा बनाया गया था। और इसमें मुख्यतः योगदान है संविधान प्रारूप समिति का, जिसके अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है, तो संविधान तो देख लीजिए संविधान होता क्या है। अब ये देखना जरूरी है कि संविधान जो बन गया है, संविधान निर्माण ऐसे ही नहीं हुआ था। संविधान को बनाने में, भारतीय संविधान को बनाने में लगभग 60 से 65 देशों के संविधान का अध्ययन किया गया था और इसको बनाने में 2 वर्ष 11 माह का समय लगा था। तब एक विशेषज्ञों की टीम ने संविधान को तैयार किया था। ठीक है, तो उन्होंने हर छोटे से छोटे पहलू का गहन अध्ययन किया है और उसके बाद ही संविधान को बनाया है। तो संविधान में ऐसी कौन सी कंडीशन आ पड़ी है या ऐसी कौन सी कंडीशन आ जाती है कि संविधान का संशोधन करना पड़ता है। तो संविधान को जो बनाने वाले हैं, संविधान प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, उन्होंने खुद बोला था कि जो संविधान जो है वो एकदम निरपेक्ष या निर्दोष नहीं है, एब्सोल्यूट नहीं है। इसमें समय के साथ सुधार की गुंजाइश है और इसमें समय के साथ सुधार किया जाना चाहिए। इसीलिए ही उन्होंने संविधान में संशोधन का उपबंध रखा। तो संविधान संशोधन क्यों किया जाए, ये एक टॉपिक है। उसके बाद ये देखेंगे कि संविधान की प्रकृति, भारतीय संविधान की प्रकृति कैसी है और बाकी देशों के संविधान की प्रकृति कैसी है, इसके बारे में देखेंगे। और उसके बाद ये देखेंगे कि अगर भारतीय संविधान में संशोधन करना होता है या भारतीय संविधान में संशोधन किया जाता है तो वो किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है और उसका आधार क्या होता है। तो पहले ये देख लेते हैं कि संविधान में संशोधन की आवश्यकता क्यों पड़ती है या संविधान में संशोधन क्यों किया जाता है। तो संविधान में संशोधन करने का सबसे बड़ा कारण होता है संविधान की प्रासंगिकता बनाए रखना। संविधान की प्रासंगिकता, रेलेवेंस का मतलब ये होता है कि संविधान को उतना ही महत्वपूर्ण और उपयोगी बनाए रखना जितना वो प्रारंभ में था। मतलब जब संविधान लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को, तो संविधान जितना उपयोगी और महत्वपूर्ण था, वर्तमान में इतने 75 साल बाद भी अगर संविधान को उतना ही महत्वपूर्ण और उपयोगी बनाना है तो उसमें संशोधन की आवश्यकता पड़ ही जाती है। समय के हिसाब से कुछ चीज़ें अधिक महत्वपूर्ण हो जाती है और कुछ चीज़ों का महत्व कम हो जाता है। कुछ नए कानून जो होते हैं जिनको संविधान में जोड़ना पड़ता है, कुछ पुराने कानून होते हैं जिनको संविधान से हटाना पड़ता है। तो संविधान की प्रासंगिकता बनाए रखने के लिए ही संविधान संशोधन करना पड़ता है। तो ये एक कारण हो गया।
दूसरा कारण यह है कि संविधान में समय के साथ कुछ कुछ परिवर्तन होते हैं, उन कानूनों को जोड़ा जाता है। और तो नवीन विधियों का समावेश, मतलब कि जो नए कानून या नई विधियाँ बनी हैं उनको संविधान में कैसे जोड़ा जाए, तो उनको संविधान में संशोधन के माध्यम से जोड़ा जाता है। जैसे कि अगर मान लो जीएसटी को जोड़ा गया है, तो जीएसटी को कैसे जोड़ा जाएगा, तो जीएसटी को संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा जाएगा। पुराने कानूनों की समाप्ति, ठीक है, कुछ जो कानून होते हैं जो समय के साथ अपना महत्व खो देते हैं या फिर समय के साथ जो गैर प्रासंगिक हो जाते हैं, मतलब वो समय के साथ अनुपयोगी हो गए हैं, तो जरूरी है कि पुराने अनावश्यक कानूनों को लेकर ना चलाया जाए, उनको समाप्त कर दिया जाए। तो उसके लिए भी संविधान संशोधन करना पड़ता है। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है संविधान की प्रासंगिकता। और उसके अलावा जो सेकंड इम्पॉर्टेंट बोल सकते हैं वो कि संविधान को प्रगतिशील बनाना। ठीक है, संविधान जो है एक रिजिड नहीं होना चाहिए, रिजिड बॉडी ना हो, संविधान एक प्रोग्रेसिव होना चाहिए, उसमें थोड़ा सा सॉफ्टनेस होना चाहिए। तो संविधान को जो सॉफ्टनेस है या फिर रिजिडनेस कम करने के लिए उसको प्रोग्रेसिव बनाया जाता है। प्रोग्रेसिव बनाने का ये मतलब है कि जो चीज़ें वर्तमान में चल रही है या वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जो चीज़ें ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं उनको संविधान में समावेश करना। तो उसका समावेश कैसे करेंगे, संविधान संशोधन के माध्यम से। तो संविधान संशोधन करने के बेसिक ये 4-5 कारण होते हैं जिनके कारण ही संविधान का संशोधन किया जाता है। अब देख लेते हैं कि संविधान की प्रकृति। संविधान की प्रकृति बोलने का ये मतलब है कि संविधान में संशोधन कैसे किया जा सकता है। संविधान में संशोधन करने का जो तरीका या प्रक्रिया ही है वही संविधान की प्रकृति को डिसाइड करती है। तो संविधान को निर्माण करने वालों ने इस बात का विशेष ध्यान रखा है कि संविधान जो है एकदम कठोर ना हो और एकदम लचीला ना हो। कठोर बोलने का ये मतलब है कि संविधान के जो उपबंध है वो एकदम रिजिड ना रहे, उसमें अगर सुधार की गुंजाइश है और बाद में ऐसा लगता है कि उसमें सुधार करने की ज़रूरत है तब उसमें संशोधन या सुधार किया जा सके। लचीला बोलने का ये मतलब है कि कुछ देशों में संविधान जो है इतना लचीला होता है, इतना फ्लेक्सिबल होता है कि कभी भी वहाँ की संसद चाहे तो उसमें सुधार कर सकती है। तो अगर कठोर संविधान देखना है तो हम लोग यूएसए या फिर संयुक्त राज्य अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया का संविधान देख सकते हैं। ठीक है, तो यूएसए और ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, इन दोनों का देशों का संविधान जो है बहुत ही कठोर होता है। यूएसए का संविधान बना था 1787 को अमेरिका का संविधान बना और लागू किया गया था। तब से लेकर आज तक इसमें केवल 27 संशोधन ही हुए हैं, जो ये बताता है कि इतने वर्षों में भी वहाँ के संविधान में ज़्यादा चेंजेस नहीं हो पाए हैं। और वैसे ही ऑस्ट्रेलिया का भी है, ऑस्ट्रेलिया का भी संविधान में ज़्यादा संशोधन नहीं हो पाए हैं। दूसरी तरफ लचीला संविधान देखेंगे तो हम लोग किसको ले सकते हैं, ब्रिटेन के संविधान को। ब्रिटेन का जो संविधान है वो बहुत ही फ्लेक्सिबल है, उसमें आप आसानी से संशोधन कर सकते हैं। वहाँ का जो भी सदन है, वहाँ जो लोकसभा होता है उसको हाउस ऑफ कॉमन्स बोलते हैं और जो राज्यसभा है उसको हाउस ऑफ लॉर्ड्स बोलते हैं। तो ब्रिटेन या इंग्लैंड के संविधान में कभी भी चेंजेस करना होता है तो वहाँ के हाउस ऑफ कॉमन्स और हाउस ऑफ लॉर्ड्स में कोई भी एक विधेयक लेके जाते हैं, उसको पारित करते हैं, फिर वहाँ के किंग या क्वीन ने उसमें अनुमति दी, उसके बाद फिर क्या होता है, वहाँ का संविधान परिवर्तित हो जाता है। तो इस तरह से अमेरिका और ब्रिटेन का संविधान है, जिसमें अमेरिका का संविधान बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट है और रिजिड है और ब्रिटेन का जो संविधान है वो क्या है, बहुत ही फ्लेक्सिबल है। तो भारत का जो संविधान बनाया गया उसमें इस बात का ध्यान रखा गया कि जो चीज़ें ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं उनको कठोर रखा जाए, ताकि भारत की जो संघीय प्रवृत्ति है, यूनियन ऑफ इट्स स्टेट्स, मतलब भारत क्या है, एक राज्यों का समूह है, इस प्रकृति का ध्यान रखा जाए, उसको बहुत ही कठोर बनाया गया है। और जिनका महत्व कम है उनको लचीलापन दिया गया है। ठीक है, तो भारत के संविधान में कठोरता और लचीलेपन दोनों का ही बहुत ही अच्छा मिश्रण या समावेशन किया गया है। अब ये देख लेते हैं कि जो संविधान संशोधन है वो कहाँ पे वर्णन किया गया है। ठीक है, तो भारतीय संविधान में कुल 22 भाग हैं और 395 अनुच्छेद हैं। तो संविधान के भाग 20 में संविधान संशोधन का वर्णन किया गया है, या जो भारत के संविधान का संशोधन है वो अगर वो करना है, भारतीय संविधान में संशोधन करना है, तो हम लोग भाग 20 में जो एक ही आर्टिकल है, केवल एक ही आर्टिकल है 368,
तो 368 में ये बताया गया है कि भारतीय संविधान में संशोधन करना है तो कैसे कर सकते हैं। तो 368 में केवल और केवल दो ही क्लॉज हैं, एक है 368 क्लॉज 1 और एक है 368 क्लॉज 2। 368 क्लॉज 1 में संसद को ये अधिकार दिया गया है कि संसद जो है संविधान को परिवर्तित, परिवर्धित या निरसित कर सकती है। तो संविधान में परिवर्तन करने का ये मतलब है कि कुछ नए जो कानून आए उसको अगर संविधान में लाना है या उसको बदलना है तो संसद को ये अधिकार है। संसद बोलने का ये मतलब है कि लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। लोकसभा और राज्यसभा और राष्ट्रपति। लोकसभा पृथक से अपने यहाँ पास करेगा, उसके बाद फिर राज्यसभा जाएगा, राज्यसभा पृथक से पास करेगा, उसके बाद राष्ट्रपति ने अगर उसमें अपनी अनुमति दे दी, जो जनरली राष्ट्रपति दे ही देते हैं, अगर राष्ट्रपति ने उसमें अपनी अनुमति दे दी तब वो क्या हो जाता है, संविधान संशोधन हो जाता है। तो 368 में बताया गया है कि संविधान में संशोधन करने का अधिकार किसको है, केवल और केवल भारतीय संसद को है। तो संसद क्या कर सकती है, संविधान को परिवर्तित कर सकती है, संविधान में कुछ नए आर्टिकल या उपबंधों को जोड़ सकती है, या कुछ पुराने जो उपबंध जो गैर प्रासंगिक है या जिनका महत्व खत्म हो गया है, प्रासंगिक बोलने के हैं उनकी महत्ता ही है, ठीक है, जो गैर प्रासंगिक हो गया है उनको हटा सकती है, तो उसको हटा सकते हैं। पहले संविधान संशोधन में भी वैसे हुआ था। और 7वें संविधान संशोधन में क्या किया गया था, संविधान का जो भाग 7 था, ठीक है, संविधान का जो भाग 7 था उसको समाप्त किया गया था। तो वो किसने समाप्त किया था, वो समाप्त किया था आपके संसद ने। इसके अलावा जो संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है उसका वर्णन किया गया है 368(2) में। 368(2) या 368 क्लॉज 2 में ये बताया गया है कि संसद जो है किस तरह से भारतीय संविधान में संशोधन कर सकती है। तो भारतीय संविधान में संशोधन करने की जो तरीके हैं वो दो हैं। तो उसमें एक है कि संसद के विशेष बहुमत से और दूसरा है संसद के विशेष बहुमत तथा आधे से अधिक राज्यों के विधानमंडलों की स्वीकृति से। तो संसद का विशेष बहुमत बोलने का ये मतलब है कि जो संसद की कुल सदस्य संख्या है उसका आधे से अधिक, मतलब अगर हम मान लेते हैं कि वर्तमान में लोकसभा में 545 सदस्य हैं तो इसका साधारण बहुमत कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 273, मतलब कि 273 साधारण बहुमत होना ही चाहिए। उसके अलावा उपस्थित और मतदान करने वालों का 2/3, मतलब 545 का 2/3, तो ये लगभग आपका 364 के आसपास ही आता है। संसद की विशेष बहुमत बोलने का यही मतलब है कि संसद की कुल सदस्य संख्या का साधारण बहुमत और उपस्थित और मतदान करने वालों का 2/3, मतलब कम से कम 273 होना ही चाहिए, और उपस्थित और मतदान करने वालों का 2/3 बोलने का यह मतलब है कि कम से कम 364 लोग रहे। तो संसद के जो जिन उपबंधों का संबंध संघीय ढांचे हैं उनको छोड़कर संविधान में जितने भी उपबंध हैं उन सब का संशोधन संसद के विशेष बहुमत से हो सकता है। लेकिन जिन उपबंधों का संबंध संसद के संघीय ढांचे से है उनमें संशोधन करने के लिए संसद के विशेष बहुमत और आधे से अधिक राज्यों के विधानमंडलों की स्वीकृति अनिवार्य है, ठीक है। तो इसमें संसद के संघीय ढांचे का ये मतलब है कि जो अनुच्छेद 54, 55, 73, 80, 81, 7वीं अनुसूची, 4थी अनुसूची और हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, इनमें जो वर्णन किया गया है उसका संबंध संसद के भारतीय संविधान के संघीय ढांचे से है। और संसद अगर उसमें संशोधन करने चाहती है तो संसद को विशेष बहुमत के साथ साथ कुछ या आधे से अधिक राज्यों की सहमति अनिवार्य है। तो इसमें जो अनुच्छेद 54 है, अनुच्छेद 54 में यह वर्णन किया गया है तो कि राष्ट्रपति के निर्वाचक गण में कौन कौन शामिल होंगे, यानी कि लोकसभा के सदस्य, राज्यसभा के सदस्य और विधानसभा के सदस्य। अनुच्छेद 55 में वर्णन किया गया है कि राष्ट्रपति के लिए निर्वाचन पद्धति कैसी होगी। उसके अलावा 4थी अनुसूची में यह वर्णन किया गया है कि किसी भी राज्य में राज्यसभा की सीटें कितनी होगी। 7वीं अनुसूची में जो शक्तियां हैं या जो विषय हैं उनका वर्णन किया गया है। उसके अलावा हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के प्रावधान, ये सभी क्या है, संघीय ढांचे के हैं। इन सब के अलावा केंद्र और राज्य के बीच विधायी एवं वित्तीय शक्तियों का विभाजन और शक्तियों का विस्तार, इन सभी का महत्व संघीय ढांचे को लेके है। तो अगर इन उपबंधों में संशोधन करना होता है संसद को, तो संसद क्या करती है, संसद अपने
दोनों सदनों के विशेष बहुमत से पास करेगी, राष्ट्रपति के पास भेजेगी। उसके बाद क्या होगा कि आधे से अधिक राज्यों की स्वीकृति लेना उसमें अनिवार्य है। इसका एग्जाम्पल हम लोग जीएसटी से ले सकते हैं कि जीएसटी जो है हम लोग का कब लागू हुआ था। जीएसटी लागू हुआ था 1 जुलाई 2017 को, और 2017 में कुल 29 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेशों को भी अगर मिला दिया जाए, दिल्ली और पांडिचेरी को, तो कुल कितने राज्य हो जाते हैं? 31 राज्य। तो 31 राज्यों में आधे से अधिक मतलब ये है कि कुल कम से कम 16 राज्यों की सहमति अनिवार्य थी। तो उस समय क्या किया गया कि जीएसटी को लागू करने के लिए, क्योंकि जीएसटी ऐसा है कि ये कर विभाजन से संबंधित है, और कर का संबंध किससे है? 7वीं अनुसूची से है। और ये क्या है? भारत के संघीय ढांचे, मतलब जो कर का बंटवारा होता है संघ और राज्य के मध्य होता है, और ये किसको दिखा रहा है? दोनों के बीच रिलेशन को दिखा रहा है। तो जीएसटी लागू करने के लिए ये बहुत अनिवार्य हो गया था कि जीएसटी वाले जो कानून है उसको संसद की विशेष बहुमत के साथ साथ आधे से अधिक राज्यों की सहमति मिलनी ही चाहिए। तो उस समय वैसे किया गया था कि कुल 31 में से 16 राज्यों से अनुमति लिया गया था। कम से कम 16 राज्य, उससे अधिक होता है तब भी चल जाएगा। तो आधे से अधिक राज्यों की अनुमति लिया गया था। उसके बाद ये जीएसटी जो कानून है उसको लागू किया गया था। ये जीएसटी के रूपबंध है, ठीक है। तो जीएसटी को 101 संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था, ठीक है। तो अनुच्छेद 368 1 और 2, तो 68(2) में दोनों प्रकार के जो संशोधन करने की प्रक्रिया है उसका वर्णन किया गया है। इन सब के अलावा संसद के कुछ उपबंध ऐसे हैं, जैसे नए राज्यों का निर्माण करना, नए राज्यों का प्रवेश होना, या फिर किसी भी राज्य में विधान परिषद को निर्माण करना, समाप्त किए जाना, यूनियन टेरिटरी यानी कि केंद्र शासित प्रदेशों में शासन, और कुछ और अन्य अनुसूचियां हैं जैसे कि 2री अनुसूची, 5वीं अनुसूची इत्यादि में अगर संशोधन करना होता है तो उसको संसद के साधारण बहुमत से ही पास किया जा सकता है, संशोधित किया जा सकता है, और उसको संविधान संशोधन में काउंट नहीं किया जाता है। तो इसको देख लेते हैं कि कुछ जो उपबंध हैं जिनमें संसद के साधारण बहुमत से संशोधन, लेकिन इसको याद रखना है इस बात का, संसद के साधारण बहुमत से संशोधन। तो इसमें आता है आपका अनुच्छेद 2, 3, 169, 239, 2री अनुसूची, 5वीं अनुसूची, और 3री को भी ले सकते हैं, 3री अनुसूची को भी ले सकते हैं। तो संसद के साधारण बहुमत से इन सभी प्रावधानों में भी संशोधन किया जा सकता है, लेकिन ये जो संशोधन है ये संविधान संशोधन नहीं है, ये सामान्य संशोधन में काउंट होते हैं और इनको संविधान संशोधन के तहत नहीं लिया जाता है। और केवल 368 में जो 2 विशेष प्रावधान किए गए हैं, 368(2) में जो प्रावधान किए गए हैं कि संसद के विशेष बहुमत और संसद की विशेष बहुमत तथा राज्य आधे से अधिक राज्यों की विधानमंडल की अनुसूची, उसके द्वारा जो प्रावधान होते हैं उन्हीं को ही संविधान संशोधन में काउंट किए जाते हैं। तो उम्मीद करते हैं आज आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा कि संविधान होता क्या है, संविधान में संशोधन क्यों किया जाता है, भारतीय संविधान की प्रकृति कैसी है, और अगर भारतीय संविधान में संशोधन किया जा रहा है, ठीक है, किसी भी सरकार को अगर भारतीय संविधान में संशोधन करना है तो वो किस प्रक्रिया के तहत किया जाएगा, वो इन सब में समझा दिया गया है, ठीक है। तो अब हमारी अगली कोशिश ये रहेगी कि इस सीरीज में हम लोग पूरा इस बात को ही देखेंगे या इससे रिलेटेड ही वीडियोस देखेंगे जिनका संबंध संविधान संशोधन से है। तो उम्मीद करते हैं कि ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा और आगे जितने भी संविधान संशोधन होता है उनको जानने के लिए, देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। थैंक यू।